स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे इसरो का RLV लेक्स मिशन के बारे में। तो आइए समझते हैं यह है क्या। तो RLV पहले भी हुआ है, तो ये लॉन्च जो किया गया था कुछ साल पहले, तो वही समझिए। और यहाँ पे RLV के बारे में एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई बार लोग बोल रहे हैं कि इससे लॉन्च कॉस्ट घटेगा। ये उसका काम नहीं है। इसका काम लॉन्च कॉस्ट को घटाना नहीं है, क्योंकि इसको अभी भी लॉन्च करने के लिए या तो 2 स्टेज का रॉकेट लगेगा या तो इसको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। जो कह रहे हैं इसरो का टारगेटेड प्लान है 1.6x बड़ा करना या 2 अलग अलग जगह मुझे अलग अलग नंबर मिल रहा है। बड़ा तो करेंगे ही, लेकिन अगर बहुत बड़ा करते हैं और उसमें सेकेंड स्टेज इंटीग्रेट करते हैं, कैपेसिटी कम हो जाएगा, यानी कितना टन वो ले जा सकेंगे वो नहीं करवाया। तो घूम फिर के ये दाम घटाने के लिए नहीं है। तो बोलेंगे क्यों इसको इतना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो बनाया गया है ये छोटा ही पेलोड ले जा सकता है। भले ही इसका सेकंड स्टेज के ऊपर डाला जाए या इसी में सेकंड स्टेज इंटीग्रेट किया, पेलोड हमेशा छोटा रहेगा। ये डिज़ाइन में ज़्यादा बड़ा पेलोड नहीं जाता। लेकिन ये टूल जिस देश के पास आता है वो देश बेहतरीन औजार बना पाता है। यानी कि आप एक हमेशा आप देखते हो किसी भी बड़ी फैक्ट्री में एक बहुत भयानक मशीन बनाई जाती है, जिस मशीन से बाकी सारे मशीन को मेंटेन किया जाता है। ये वही लॉजिक है। इसरो इसको बना रहा है, इससे बाकी सारी चीज़ बना पाएगा। कैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये USA का है। तो ये एक छोटा सा प्लेन, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है बस, लेकिन ऊपर में एक डोर है, खोल के उसमें स्पेस में ले जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, क्यों इतनी बड़ी बात है। बात है कि मान लीजिए USA है, उसका मिलिट्री डिवीजन बोलता है कि भैया हमको बम सैटेलाइट चाहिए स्पाई के लिए या जो भी के लिए, ठीक है। अब उसके पास एक कंपनी आती है कि भैया देखिए ये हमारा नया गैजेट है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब आप धरती पे कितना भी टेस्ट कर लो, रियल स्पेस का टेस्टिंग के बराबर नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। फिर 4-5 और कंपनी से जाते हैं, क्या किसी पास कोई सोलर पैनल, कोई बोले सर हमारे पास ट्राई जंक्शन सोलर पैनल है, बहुत बढ़िया इफिशियंसी, 51% तक इफिशियंट चला जाता है सर रियल वर्ल्ड में। तो बोलेंगे ठीक है सर आप भी दे दो। 4-5 चीज़ को कलेक्ट किए, इसके पेलोड बे में डाल दिए, इसको लॉन्च कर दिए, और ये अंतरिक्ष में 1 साल 2 साल 3 साल तक रह सकता है और सारे चीज़ का रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होगा। फिर चीज़ नीचे आएगा, धड़धड़ा के क्लियर हो जाएगा भैया कौन चीज़ काम करता है कौन नहीं करता है। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे इसरो के बहुत सारे मिशन में बहुत सारे फेलियर्स आए थे, जैसे कि नाविक मिशन में हमारे सारे एटॉमिक क्लॉक लॉल हो गए, काम नहीं किए, बाहर से लिया गया था। तो अब रहा बात कि वो ऐसा इतना बड़ा गड़बड़ी कैसे हो गया कि नाविक जैसे फ्लैगशिप मिशन में हमारे साथ घोटाला हो गया। टेस्टिंग नहीं था, तुक्का मार रहे थे। धरती में आप कितना भी टेस्टिंग करो वो तुक्का मार नहीं होता है जब तक आप उसे अंतरिक्ष में ले जाकर टेस्ट ना करो। तो USA के केस में, रशिया के केस में, ये सब लोग चीज़ बहुत सारा चीज़ ISS पे ले जाकर टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास ISS नहीं है, तो क्या है सेकंड बेस्ट ऑप्शन, क्या है सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि इसमें आप चीज़ डाल दीजिए। जैसे कि नया सोलर पैनल, मान लीजिए 4-5 कंपनी आती है, सर हमारे पास ये सोलर पैनल, हमारे पास ये, ठीक है भैया आप सब डालो, हम इस पे ऊपर ले जाकर टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लियर हो जाएगा भैया कौन एक्चुअल अंतरिक्ष में चल पाता है, कौन डे नाइट साइकिल बर्दाश्त कर पाता है, किस में क्या फॉल्ट आता है। और ये नॉलेज जो है ना, ये नॉलेज आपका पंख फैला देता है। समझना बहुत जरूरी है। ये कोई खास अकेले कुछ नहीं करेगा, लेकिन इससे जो ज्ञान निकलेगा वो पूरा इसरो को उठा देगा। इसीलिए इस पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो वही समझिए। और इसका मेन फायदा होता है कि जब कोई चीज़ वापस लाना चाहते हैं, जैसे कि किसी चीज़ पे आप रेडिएशन का इफेक्ट पड़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसरो कल को सोचता है कि हम स्पेस सूट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्पेस सूट जो है उसका मटेरियल पे रेडिएशन का क्या असर होगा, कैसे आप टेस्ट करोगे। धरती में आप हुलुलु कर सकते हो या शांति से अंतरिक्ष में जाकर टेस्ट करके देख लो। तो इसे शांति से इसमें एक सैंपल सेट डाला जाएगा, अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, 1-2 साल रखेंगे, उसके बाद वापस लेंगे, पता चल जाएगा क्या डिग्रेडेशन है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो समझिए जब भी चीज़ वापस लाना है कि क्या हो रहा है किसी चीज़ पे, क्या डिग्रेडेशन है, इसीलिए बोले सोलर पैनल्स अगर वापस आ जाते हैं बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अरे भैया सोलर पैनल जैसे मान लिया आपने एक्सपेक्ट किया था 70 वाट दे रहा है, वो देने लगा 50 वाट, क्या गड़बड़ हुआ, क्योंकि पूरा बंद भी नहीं हुआ खराब भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ। तो आप देख सकते हो कि क्या उसमें माइक्रो क्रैक्स आ रहे हैं, क्योंकि वो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हर 20-20 मिनट में, या कुछ और हो सकता है। तो ये सारा जानकारी जो है ना, ये ऐसा चीज़ है जो मतलब ओपनली किसी को समझ में भी नहीं आता कहाँ से आ रहा है। और यही अंतर होता है एक टॉप लेवल कंपनी में और एक हलवा कंपनी में। तो इसी पे मेहनत करना, देश को ये समझिए ये खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन इससे जो ज्ञान निकलते जाएगा, ये देखते देखते इसरो बोले भाई हमारा सैटेलाइट बहुत बम है सर, टेंशन मत लीजिए सर कम दाम में ही ज़्यादा कर लेते हैं सर, हमारा बहुत बढ़िया, सब चीज़ एक एक करके टुक 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 करके बढ़िया होते जाए। क्यों भाई, हम लोग टेस्टिंग करते जा रहे हैं, फटाफट टेस्ट करते जाओ। बहुत समझिए जब भी चीज़ को वापस लाना है वो कर लेंगे। और रियल स्पेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, क्योंकि हम लोग कितना भी धरती में कर लें 0G नहीं सिमुलेट कर सकते, वैक्यूम कर सकते हैं, 0G नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस पर इतना मेहनत किया जा रहा है। आप क्यूबसैट लॉन्च कर सकते हो उसे, लेकिन वो मतलब फिर जो आपके अकाउंटेंट है वो डायनामाइट लगे आ जाएंगे आपके पीछे।
तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी समझते हैं, तो टेक्नोलॉजी समझिए कि इस तरह का चीज़ करना बहुत आसान नहीं है, किया ज़रूर जा सकता है लेकिन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आप ऑटोनोमस कर रहे हो। तो ये समझना ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट हर स्पेस शटल जो था वो भी ऑटोनोमस कर सकता था, बस उसे प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। मतलब उसमें था कंप्यूटर सिस्टम था जो उसको लैंड करा सकता था, लेकिन हमेशा पायलट टेक ओवर करते थे। रशियन ने जो बनाया था और मतलब सोवियत यूनियन के टाइम में उसमें था, उसमें बिना पायलट के लॉन्च किया था तो वो कर लिए थे, लेकिन ये करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ता है। तो इसमें लोकलाइज्ड नेविगेशन सिस्टम यूजिंग सूडो सैटेलाइट सिस्टम। तो ये क्या है, ये ऐसा सिस्टम है ना कि बहुत सारे बीकन जो है, जो मतलब ये समझिए जगह है जहाँ पे आप लैंड करना चाहिए उस रनवे के आसपास आप बीकन्स रखते हो। ये बीकन एक तौर का सूडो जीपीएस जैसा बिहेव करता है। ये बीकन को सुन के जो भी आपका क्राफ्ट है वो क्राफ्ट समझ लेता है कि मैं कहाँ पे हूँ, रनवे कहाँ पे, ये अच्छे से काम कर लेता है। और इसको फर्क नहीं पड़ता कि जीपीएस चल रहा है कि नहीं, मतलब इसे बाहर वाले एसेट से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कई बार इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी चीज़ में। फिर हो गया डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डीईएम। ये टेक्नोलॉजी समझिए बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका डेवलपमेंट होते जा रहा है, क्योंकि समझिए कि यूएसए जो है क्रूज मिसाइल बहुत पहले बनाया था। तो बात है कि क्रूज मिसाइल जीपीएस से पहले बन गया था, रेडी हो गया था। तो बात है कि क्रूज मिसाइल ले कैसे जाएं, क्योंकि वो तो बहुत दूर जा सकता था, जेट इंजन पे चलता था, बहुत दूर जाता था। तो भैया ले कैसे जाएं, तो किसी को यार नक्शा बना के डाल दो उसके अंदर। तो उसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो उस टाइम वो बहुत बेसिक था, आज हम लोग बहुत एडवांस लेवल का ये करते हैं। तो जब आप लोग सुनते हैं ना कि डीआरडीओ सपोर्ट कर रहा है, डीआरडीओ बोल रहा है भैया आप इसको डेवलप करते जो हम आराम से उसको उठाएंगे, ब्रह्मोस में डाल देंगे, ब्रह्मोस जमीन से सट के चल जाएगा, पता नहीं चलेगा किसी को। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लैंडिंग साइट का एल्गोरिदम जो है उतना आसान नहीं होता, और यही सब एल्गोरिदम आपको चंद्रयान को लैंड करने का कैपेसिटी देता है। ये एल्गोरिदम जितना बम होगा उतनी ज़्यादा सर्टेनिटी होगी कि नहीं भैया मैं यहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं यहीं पहुँचूंगा, यहीं लैंड करूँगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। उस पर भी डेवलप कर रहे हैं। फिर के बैंड रेडार अल्टीमीटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 27 से लेकर 47 गीगाहर्ट्ज़ का रेंज है, और ये काफ़ी हाई प्रिसीजन में बता देते हैं भैया एग्जैक्टली इतना ऊपर हो। तुक्का जो है कि कितना गेस वर्क है वो काफ़ी कम कर देता है। बोलता है कि भैया मैं बोल रहा हूँ, सेंसर बोल रहा है कि 20,000 फीट पे हो तो यानी एग्जैक्टली 20 पे हो। सेंसर बोल रहा है 19 तो मतलब 19,000 पे हो। अब सेंसर बोल रहा है कि आप 18.257 पे हो तो एग्जैक्टली आप वहीं हो। ये इस पर भी काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, और ये सारे टेक्नोलॉजी जो है डीआरडीओ और इसरो में ट्रिकल डाउन करते जाएंगे। इस पे लगा के टेस्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे प्यार से वो डीआरडीओ के पास पहुँच जाएगा, प्यार से वो इसरो के पास पहुँच जाएगा। समझ रहे, ये ज्ञान की वृद्धि करने के लिए है। और फिर हम बात करते हैं ये सब कर कैसे रहे हैं। ये सब चिनूक हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, जो कि 4.5 किलोमीटर गया था। इसे फीट में कन्वर्ट करते हैं तो करीब 14,000 फीट के आसपास लेके आया था। तो क्या ऐसा पहले भी किया गया, बहुत बार किया गया। जनरली जितने भी स्पेस प्लेन बनाते हैं घूम फिर के यही होता है, चाहे ये इंडिया वाला हो, चाहे ये अमेरिका वाला हो, चाहे ये यूरोप वाला हो। यूरोप भी अभी ताज़ा ट्राई मार रहा है। तो समझ लीजिए कि सब कंट्री वही करते हैं, सबके सब चिनूक ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का है। तो यही टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। ये तो 3-4 उन्होंने बताया, और हम बहुत श्योर हैं कि डीआरडीओ अंदर में कुछ डाला है, स्पेशल बटर मसाला, वो अपने पास रखे हो। डीआरडीओ वाला सर वो हमारा है, वो हमारा मसाला है, वो हमारे पास रहने दीजिए। बाकी चीज़ हम शेयर करेंगे ऑब्वियसली, जब वो लोग सीख लेंगे समझ लेंगे ऑब्वियसली शेयर कर देंगे, लेकिन अभी और ऑब्वियसली पूरा चीज़ अगर वो शेयर कर भी दे तो मैं ही नहीं समझ पाऊँगा, वो बहुत हाई लेवल का वाइट पेपर निकलेगा। तो बात करते हैं टेस्ट हुआ, तो टेस्ट कैसा रहा। टेस्ट 2 अप्रैल को किया गया 2023 को 7:10 पे सुबह के, और पूरी तरह से सक्सेस था। और ये मैं ज़रूर कहूँ, नीचे मैंने वीडियो दे दिया, मैं ज़रूर कहूँगा ये वीडियो देखिए, क्योंकि हैरान हो जाएंगे कि कितना लाउड है। अब बोलेंगे भैया इसमें इंजन नहीं है तो लाउड क्यों है। यही बात है, क्योंकि ये इसका विंग रेशियो जो है बहुत छोटा है, मतलब इसका लिफ्ट जो है बहुत ख़राब है कंपेयर टू, मतलब एक जंबो जेट आप देखें बहुत बड़ा विंग होता है, ग्लाइडर्स दिखते हैं और बड़ा विंग होता है, मतलब विंग की रेशियो। तो उसके ग्लाइडर एकदम साइलेंट होता है, कुछ नहीं पता चला, ग्लाइडर आपके बगल से ऐसे निकल जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जेट थोड़ा आवाज़ करेगा, तो जैसे जैसे विंग छोटा होता जाता है स्पीड बढ़ने लगती है। तो ये समझिए 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था। तो उतना स्पीड से एक बड़ा सा बॉडी जो है, मतलब समझिए एसयूवी के साइज़ का बोला जा रहा है, छोटा एसयूवी, भारी एसयूवी की स्पीड चल रहा है, पूरा जेट इंजन जैसा आवाज़ आ रहा है। और वो बॉडी का आवाज़ है, इंजन है नहीं इसमें, वो ग्लाइड कर रहा है, लेकिन वो आवाज़ आपको देखने सुनने को मिलेगा। मैं ज़रूर कहूँगा वीडियो देखें, क्योंकि आवाज़ जो आपको सुनने को मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग है। लगेगा मतलब सही में जेट चल रहा है क्या, क्योंकि इतना साइलेंट है कि बढ़िया बढ़िया बोल रहा हूँ, चिड़िया जो है आवाज़ कर रही है वो सुनाई दे रहा है। फिर लोग सीटी उटी बजाने लगता है जब ये लैंड करता है। तो सक्सेस एकदम बहुत बढ़िया से हुआ, और मैं ज़रूर कहूँगा कि देख लीजिए। और पैराशूट इसीलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो इतना मतलब विंग रेशियो इतना कम है कि धीमा किए बिना उतरना है इनको। अगर धीमा करने की कोशिश की ड्रॉप कर जाएंगे, सपोर्ट नहीं रहेगा। तो स्पीड पर टैप करो, स्पीड पर टैप करेंगे रनवे छोटा पड़ जाएगा, तो इसीलिए ड्रैग शूट डिप्लॉय कर दिया कि भैया और धीमा हो जाए। फिर ड्रैग शूट बहुत धीमा हो गया, फिर ड्रैग शूट छोड़ना होता है, नहीं तो वो वही आप पे उलझ सकता है, तो छोड़ दिया जाता है। इसीलिए वो कभी भी आपको ड्रैग शूट एकदम रनवे के एंड तक नहीं ले जाया जाएगा कि हाँ भाई हो गया, ड्रैग डिप्लॉय कर दिया, बाद में छोड़ देते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा सुन के देख लिया। और काफ़ी लोग सीटी उटी बजाते हैं, मतलब थोड़ा आपको अच्छा फील होगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट था, काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग भी रहे। कैमरा क्वालिटी तो भगवान भरोसे है, बट ठीक ठाक है, आपको अच्छा लगेगा।
अब बात करते हैं फाइनल टेस्ट इसका जो होना है। क्या समझिए, सबसे पहला टेस्ट किया गया था 1:30 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट में 23 मई 2016 को, जिसमें ये मतलब ये वाला जो आप टेस्ट देख रहे हैं वो तब किया गया था। सेकंड टेस्ट यानी कि ये वाला टेस्ट जो किया गया है, ये टेस्ट किया गया था 1:40 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट 2 अप्रैल, तो ऐसे मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा टेस्ट इनको जो करना है वो इनका फाइनल ऑर्बिटल लॉन्च होगा, यानी कि अभी तक सिर्फ टेस्टिंग हो रही है, ये पूरा कॉन्सेप्ट का फाइनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये दोनों जो लॉन्च किया गया था स्केल मॉडल था, फुल साइज नहीं है। फुल साइज जो करेंगे और ऑब्वियसली इसमें और चीज़ फिगर आउट करेंगे कि क्या इसे हमें 2 स्टेज के ऊपर डालना है या उसी वाले को अपर स्टेज का बारे में बदल देना है, वो सब डिसाइड किया जाएगा। और जीएसएलवी का कोई सीरीज को पकड़ के उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। पीएसएलवी पे ये नहीं जाने वाला है, बड़ा और भारी होगा, पीएसएलवी पे नहीं हटने वाला, जीएसएलवी में ही जाना है इसको। कौन से वो डिसाइड किया जाएगा, या शायद अगर आप लोगों को किसी न्यूज़ में बताया गया होगा तो बता दीजिए, लेकिन इसरो मतलब ऑफिशियली कोई मतलब उनके साइट पे मुझे नहीं मिला जिस टाइम मैं ये खोज रहा था। तो ये फाइनल टेस्ट होगा। उसके बाद ये समझिए तीसरा टेस्ट होने के बाद इसरो कह सकता है कि हमारे पाइपलाइन में, जैसे कि अभी उनके पाइपलाइन में है जीएसएलवी मार्क 3 है, आपका पीएसएलवी है, ऐसे उनके पाइपलाइन में है ये सब रॉकेट। ये रॉकेट भी फाइनली आ जाएगा, जहाँ पे इसरो के जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो धड़धड़ा के होने लगेगा कि भैया हमको ये ऑब्जर्वेटर के लिए टूल चाहिए, ये सेंसर चाहिए, डालो ये सेंसर इसमें, सीधे अंतरिक्ष में भेजो, टेस्ट करके देख लो काम कर रहा है सही से, हाँ ठीक है, नहीं कर रहा देखो क्यों नहीं काम कर रहा, हम दोबारा लॉन्च करके दोबारा कर लेंगे, फटाफट सट 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 टेक्नोलॉजी हमारा डेवलपमेंट होने लगेगा। तो इसीलिए ये समझिए कि ये सही से काम करता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में स्पीड बढ़ जाएगा, ना कि दाम बहुत घटेगा, क्योंकि इससे आप अगर लॉन्च करने का आप कर सकते हैं, बोल रहे हैं क्यूब सैटेलाइट इसमें अट जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा। तो वही फाइनल टेस्ट को आपको देखना है। अब बात करते हैं थोड़ा कड़वा चीज़ का, बात है रफ्तार जो है वो हमारी बहुत कम पड़ रही है, क्योंकि समझिए इसरो जो है अब जो है उतना कॉस्ट कम्पिटिटिव नहीं है जितना पहले था। पहले था कि बाकी सब बड़ी बड़ी कंपनी हो जाए, जिसमें आपका रशिया हो जाए, जिसमें आपका नासा हो जाए, बाकी कुछ था ही नहीं। तो उस दरमियान में इसरो बम बम प्रॉफिट ले रहा था, बम बम बाकी सब लोग का, अरे भैया वो लोग आपको लूट मारेंगे, हमारे पास आ जाओ, हम ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा खासा सक्सेसफुल हो गया, पीएसएलवी ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी बना लिए, गाड़ी आगे खुलने लगी, जीएसएलवी मार्क 3 हम लोग इतना कर लिया कि बड़े बड़े सैटेलाइट को संभालने लग गए। तो गाड़ी हमारी अच्छी खासी खुल रही थी, लेकिन बात था कि वो तब का ज़माना था। फिर हो गया एक जन्म एक छोटे से बच्चे का, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेस एक्स, वो सबको रिन सपरिन सा चप्पल जूता मार के धो दिया। फिर देखते देखते उस दूसरी कंपनी आ गई, जैसे कि आपका रॉकेट लैब हो जाए, वो भी देखते देखते दूसरे को जूता चप्पल से धो के मार के हटा दिए। अभी देखते देखते ताजा रिलेटिविटी स्पेस आ रही है, ये चीज़ कर रहे हैं कि भैया हम रॉकेट ही 3D प्रिंट करेंगे, उसे लॉन्च करेंगे। और ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ किसी कंपनी का जो पहला लॉन्च में इनका फर्स्ट स्टेज पूरी अच्छे तरीके से काम कर गया, सेकंड स्टेज फेल हो गया, लेकिन फर्स्ट स्टेज एक शॉट में इन्होंने ट्राई मार दिया, और वो 3D प्रिंटेड है। और जो सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेज ही सबसे भारी होता है कि उसमें पूरा प्रोपेलेंट लोड रहता है, वो भारी है, और वो जब लड़ रहा है तो एटमॉस्फेयर से लड़ रहा है, तो उस पर जी शॉक लग रहा है, मतलब समझिए एटमॉस्फेयर उस पर ये बना रहा है, हम मैक्स क्यू बना रहे, तो एटमॉस्फेयर लड़ाई कर रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है। वो इनका 3D प्रिंटेड मटेरियल संभाल लिया, और सेकंड स्टेज ठीक से काम नहीं किया, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं हुआ, यानी कि इनका 3D प्रिंटिंग लॉजिक सही है। और इसमें क्यों सबसे खतरनाक बात है ये खतरनाक बात ये है क्योंकि ये 3 महीने के अंदर नया रॉकेट प्रिंट कर सकते हैं अभी का, उनका टारगेट है 18-19 दिन के अंदर प्रिंट करना, और वो पहुंच जाएंगे, वहाँ तक पहुंच जाएंगे। जैसे स्पेसएक्स का सपना जो था कि हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 50 लॉन्च 1 साल के अंदर करेंगे, वो पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट वहाँ तक। वैसे समझिए इनका भी जो टारगेट है वो पहुंच ही जाएंगे। फिर आपका ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट भी, ये भी धीरे 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 साइड में प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं, और अब तो नए रॉकेट पे काम कर रहे हैं। और फिर ये बताएं, ये छोटा मिनी स्पेस शटल, इसको रिटर्न करने का फायदा है क्योंकि इसमें इंसान ले जाया जाएगा आईएसएस के लिए, और इसमें इमरजेंसी स्केप सिस्टम भी है। पेलोड कैपेसिटी बहुत कम है, लेकिन इमरजेंसी स्केप का जो इसके थ्रस्टर्स है वो ओवर पावर करके आपको निकाल सकते हैं इमरजेंसी का। वो सारे सिस्टम अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि एक दो बार तो अबॉर्ट टेस्ट किया जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन गाड़ी इसके भी खुल रही है। तो बात यह कि आज के टाइम में इसरो का जो कैटलॉग है वो उतना बम नहीं जितना पहले था। पहले था कि भैया बाकी सब तो लूट मारेंगे, आप हमारे पास ही आओगे घूम के। अब ऐसा हो गया ना कि सर हम आपके पास आ रहे हैं कि बाकी का स्लॉट भरा हुआ है। जैसे कि स्पेसएक्स ऐसा नहीं है कि वो मतलब जब चाहे तब रॉकेट लॉन्च करते हैं, उनका आधा से ज़्यादा स्लॉट तो खुद ही वो खा रहे हैं इसके लिए, स्टारलिंक के लिए। फिर बचा खुचा में प्रायोरिटी यूएस का जाता है, क्योंकि वो यूएस की वो है, मतलब क्या बोलते हैं, डिफेंस इनिशिएटिव में है, तो आधा वो खा जाता है। बचे खुचे के लिए लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं कि भैया आप हमारा करो वो करो। फिर होता है कि आपका सेकंड टियर में आता है, जिसमें आपका रॉकेट लैब हो गया, ये सब आ गया। तो ये सब छोटे सैटेलाइट के लिए है, बड़े सैटेलाइट ये बना रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ा दिल्ली दूर है, तब वो सब जाके आपके पास इसरो के पास है। तो इसरो का जो पैसा आ रहा था कि भैया कोई टेंशन मत लो, अपना समझ के चेक काटो, उस पर दबाव पड़ रहा है। जीरो नहीं हुआ है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहिए, लेकिन दबाव पड़ रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि हमें रफ्तार चाहिए कि भैया ये 6 साल 10 महीना लगा दिए टेस्ट 1 से टेस्ट 2 के बीच में जाने में, और अगर दोबारा ये 6 साल का है, जब तक ये टेस्ट मतलब थर्ड और फाइनल टेस्ट होगा तब तक ये रेडी हो जाएगा। ये ह्यूमन रेटेड है,
इसका भी डेवलपमेंट अब फुल स्पीड पे हो रहा है, क्योंकि अब कंपनी से ये बड़ी बड़ी कंपनीज पे पैसा डाल रही है। तो ये समझ लीजिए कि ह्यूमन रेटेड सिस्टम इनका, और इसका डेवलपमेंट उससे बाद में शुरू हुआ है, आरएलवी से। तो ये एक सीरियस बात है कि हमारे इसरो का जो स्पीड है वो अब थोड़ा सा, क्योंकि वो समझिए जिस टाइम वो इसरो चल रहा था उस टाइम बहुत आगे, बड़े आगे चल रहा था, लेकिन प्राइवेट प्लेयर जो है ना वो गेम बदल दिए हैं। वो बोले कि भैया जितने टाइम में आप हुलू लुलू करोगे, मतलब 6 ईयर्स में स्पेस कहाँ से कहाँ चला गया, 6 ईयर्स में इलेक्ट्रॉन रॉकेट कहाँ से कहाँ चला गया, 6 ईयर्स की बात कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, 6 ईयर्स बहुत पहले है। इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेंगे भाई 6 साल पहले, 6 साल पहले तो हम तो थे ही नहीं, मतलब थे, बट आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से लोग ग्रो कर रहे हैं। और मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत, मतलब स्पेसएक्स के पास था कि भैया वो $100 मिलियन से कूदे थे, ये तो उससे भी कम में कूदे थे, और कूद के सही में कूद गए। और अगर इनका न्यूट्रॉन रॉकेट सक्सेसफुल हो जाता है तब तो वो, क्योंकि GSLV Mark 3 के लेवल का है वो, तो समझना बहुत ज़रूरी है कि इसरो का स्पीड जो है वो आने वाले कम्पिटिटिव मार्केट के लिए सही नहीं है। और उससे सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर इसरो का जो इंडिपेंडेंट इनकम होता है, जैसे कि वो नेपाल के लिए सैटेलाइट लॉन्च करें, वेस्ट बंगाल के लिए सैटेलाइट लॉन्च करें, या OneWeb के लिए लॉन्च करें, ये सब अगर हमारे पास कम होने लगता है तो इसरो का बजट प्यार से कटने भी शुरू हो जाएगा। DRDO का नहीं कटेगा, लेकिन इसरो का कटेगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि रफ्तार चाहिए भैया, फट फट रफ्तार डालो, क्योंकि बहुत खतरनाक चांसेस है, खतरनाक क्या, ऑलमोस्ट गारंटीड है कि रिलेटिविटी स्पेस अगर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं होता तो ये ऑर्बिट पहुंच जाएंगे, कस्टमर को ले जाना शुरू कर देंगे, तब तक जाके इसका थर्ड ये होगा, टेस्टिंग होगा। और ये इतना सस्ता है रॉकेट कि इसे रीयूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आज की बात कर रहा हूँ। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें रफ्तार की बहुत ज़रूरत है। हमारा रास्ता सही है, गाड़ी सही जगह जा रहा है, बस गाड़ी में कोई गियर लगाना भूल गया है। हम लोग अभी समझिए फर्स्ट गियर पे हैं भैया, 5th 6th पे चलो। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसरो का जो रीयूजेबल व्हीकल का जो इतना हुलुलुलु हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखो, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।